हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में करने वाले हैं हमारे एक नए टॉपिक के बारे में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एग्जाम में भी काफ़ी बार आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा, मज़ा आएगा। सबसे पहले हम देखते हैं बेनिफिट एंड लिमिटेशन ऑफ लीज फाइनेंसिंग। सबसे पहले देख लेते हैं लीज फाइनेंसिंग होता है क्या है। जिसने पहली वीडियो नहीं देखी उनको और अच्छे से समझ आ जाएगा। लीज फाइनेंसिंग का मतलब क्या है कि सपोज करो यहाँ पे दो पार्टीज होती है, एक होता है लीजर, एक होता है लीजी। लीजर वो पर्सन है जिसका कोई असेट्स है, खुद का असेट्स है, उसके पास ओनरशिप राइट है। वो उस एसेट्स को दूसरे पर्सन को, किसी और पार्टी को यूज करने के लिए दे देता है। बदले में उससे क्या लेता है, मंथली पेमेंट ले लेता है या फिर पीरियडिकली पेमेंट ले लेता है। ठीक है, तो ये था लीज एग्रीमेंट, जब एक पार्टी दूसरे पार्टी को कोई भी असेट रेंट पे दे देती है। उसके बाद हम देखते हैं एडवांटेजेस, यानी कि लीजर को और लीजी को दोनों को क्या एडवांटेजेस है और दोनों को ही क्या लिमिटेशन है। सबसे पहले हम देखते हैं लीजर को। बेनिफिट ऑफ लीज फाइनेंसिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द लीजर। लीजर के पर्सपेक्टिव से उसको क्या एडवांटेजेस जो है मिल जाती है जब वो अपने किसी एसेट्स को दूसरे पर्सन को देता है रेंट पे यूज करने के लिए। पहला उसको रेगुलर बेसिस पे इनकम आनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो क्या करता है, रेंट लेता है उस असेट्स के ऊपर। तो लीजर रिसीव लीज रेंट बाय लीजिंग एन असेट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द लीज विच इज अ गारंटी एंड कंसिस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, एक तरीके से सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है लीजर के लिए। सेकंड है ओनरशिप प्रिजर्वेशन। अब सेकंड पॉइंट ये कहा गया है कि जो ओनरशिप राइट है वो अभी भी लीजर के पास रहेगा। अगर वो किसी और को यूज करने के लिए देता है तो भी राइट जो है वो किसके पास रहता है, लीजर के पास रहता है। तो इन अ फाइनेंस लीज द लीजर ट्रांसफर ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड एसोसिएटेड विद ओनरशिप टू द लीजी विदाउट ट्रांसफरिंग assets ओनरशिप, सो द लीजर रिटेन ओनरशिप। तो यहाँ पे क्या है, जो ओनरशिप राइट है वो किसके पास रहता है, ओनरशिप राइट जो है वो लीजर के पास रहता है। जितना भी रिस्क वगैरह होता है, क्योंकि कोई और पर्सन उसके असेट को यूज कर रहा है, तो कोई भी अगर रिस्क आता है तो उसको कौन बियर करेगा, वो पर्सन बियर करेगा। तो एक तरीके का क्या होता है, दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है, दोनों के बीच में लीज कॉन्ट्रैक्ट होता है। कुछ टर्म्स और कंडीशन मेंशन होती है कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों पार्टीज की है, क्या ऑब्लिगेशन दोनों पार्टीज की बनती है, टैक्स कौन पे करेगा, इंश्योरेंस कौन पे करेगा, ठीक है, और मेंटेनेंस कौन करवाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है एग्रीमेंट में लिखी हुई होती है। तो यहाँ पे ये कहा गया कि जो बेसिकली ओनरशिप राइट है वो किसके पास रहेगा, लीजर के पास ही रहेगा। साथ ही साथ उसको सोर्स ऑफ इनकम बनता रहेगा, उसको इनकम रिसीव होती रहेगी, एक तरीके से रेंट रिसीव होता रहेगा। क्योंकि जो ओनरशिप राइट है लीजर के पास है तो उसको टैक्स एडवांटेजेस में मिलेगा। टैक्स एडवांटेजेस किस तरीके से मिलेगा, क्योंकि जो असेट्स होते हैं उस पर डेप्रिसिएशन लगता है। डेप्रिसिएशन लगने से जो है प्रॉफिट कम हो जाता है। प्रॉफिट कम होने से क्या होता है कि टैक्स कम देना पड़ता है। तो बिकॉज द लीजर ओन्स द असेट्स, द लीजर रिसीव अ टैक्स बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन द लीज असेट्स। उसके बाद आता है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इज हाई। लीजिंग इज अ हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस बिकॉज द रेट ऑफ रिटर्न ऑन द लीज रेंटल इज मच हाइयर देन द इंटरेस्ट पेड ऑन द असेट्स फाइनेंसिंग। सपोज करो हमने कोई भी असेट्स खरीदा, लीजर ने कोई भी असेट्स खरीदा, हो सकता है उसके पास इतना पैसा नहीं था उस असेट्स को परचेज करने के लिए। उसने क्या किया, उस असेट्स को परचेज करने के लिए लोन ले लिया, फाइनेंस करवा लिया। ठीक है, अब लोन पे जो इंटरेस्ट पे करना है, हो सकता है कि वो इंटरेस्ट रेट कम है, ठीक है, लेकिन जो हमने रेंट ले रहे हैं वो ज़्यादा है। मान लो इंटरेस्ट रेट हमने पे करना है मंथली 1000 रुपीज़ और हमारा जो रेंट आ रहा है वो मिल रहा है 10,000 रुपीज़। तो एक तरीके से क्या है, प्रॉफिट यहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि हमने उसको क्या किया, फंड्स को रेज किया और साथ ही साथ हमने क्या किया, रेंट पे भी दे दिया। एक तरीके से हमारा प्रॉफिट क्या हो रहा है, हाई हो रहा है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि लीजिंग इज अ हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस बिकॉज द रेट ऑफ रिटर्न ऑन द लीज रेंटल इज मच हाइयर देन द इंटरेस्ट पेड ऑन द असेट्स फाइनेंसिंग। असेट्स को फाइनेंस कराने में जो इंटरेस्ट पे किया जा रहा है वो कम है। उसके बाद आता है ग्रोथ पॉसिबिलिटी। ग्रोथ पॉसिबिलिटी क्या कहते हैं, सपोज करो हमने कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो हर एक बिजनेस में जैसे कि किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज को बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है वो टेक्नोलॉजी बहुत ही रैपिड वे में चेंज हो रही है। तो एक फर्म के पास, एक कंपनी के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो टेक्नोलॉजी को परचेज करने में लगा दे, क्योंकि टेक्नोलॉजी होती है वो 10-20 पैसे की तो आती नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें लाखों रुपए लग जाते हैं। लाखों रुपए एक कंपनी के पास है, इतने नहीं होते कि हर साल वो क्या करे, नई टेक्नोलॉजी परचेज करती रहे। तो कंपनी के पास एक अच्छा ऑप्शन है कि वो क्या करती है, लीज पे ले लेती है उस टेक्नोलॉजी को, उसको यूज़ करती है, किसी भी एसेट्स को लीज पे ले लेती है। तो इस तरीके का बिजनेस जो है आज के समय में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। देर इज़ अ लॉट्स ऑफ रूम फॉर ग्रोथ हेयर बिकॉज लीजिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग। डिमांड फॉर इट इज़ स्टेडली इंक्रीजिंग। इस तरीके के बिजनेस की डिमांड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। लीजिंग हैज़ अ मच हाइयर ग्रोथ पोटेंशियल देन अदर टाइप्स ऑफ बिजनेस। तो लीज का जो है एक अच्छा खासा बिजनेस जो है मार्केट में चल रहा है।
उसके बाद है क्या एडवांटेजेस है लीजी को। हमने एडवांटेजेस पढ़े कि लीजर को क्या क्या एडवांटेजेस मिल जाते हैं। पहला है सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है, ओनरशिप लीजर के पास ही रहती है। उसके बाद है टैक्स बेनिफिट होता है। उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी है। प्रॉफिटेबिलिटी किस तरीके से थी कि जो इंटरेस्ट पे किया जाता है उस असेट्स की फाइनेंसिंग के लिए वो कम होता है एज कम्पेयर टू लीज रेंटल। ठीक है, उस असेट्स को लीज पे देने में, रेंट पे देने में जो रेंट मिलता है वो ज़्यादा होता है। एक तरीके से इस तरीके से बेनिफिट हो गया। उसके बाद है ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है कि इस तरीके की बिजनेस की डिमांड बहुत ज़्यादा मार्केट में है। उसके बाद है लीजी को क्या क्या बेनिफिट मिल जाता है अगर वो किसी भी असेट्स को लीज पे लेता है, रेंट पे लेता है। तो कैपिटल गुड यूटिलाइजेशन, अ बिजनेस विल नॉट हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी टू एक्वायर एन एसेट बट इट विल हैव टू पे स्मॉल मंथली और एनुअल रेंटल टू यूज इट। द बिजनेस कैन यूज इट्स फंड फॉर अदर प्रोडक्टिव पर्पस। क्योंकि हर एक बिजनेस के पास क्या होता है, एक लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम होता है। जो फंड्स होता है वो लिमिटेड होता है, ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड है। वो कुछ भी खरीद सकते हैं, कहीं पे भी पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसलिए उनको क्या करना होता है, सोच समझ के देखभाल के पैसे का यूज़ करना होता है। तो बिजनेस क्या करता है, अपना ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट किसी भी असेट्स को परचेज करने में नहीं लगाता, बल्कि वो उस असेट्स को क्या करता है, रेंट पे ले लेता है। जब वो किसी असेट्स को रेंट पे ले लेता है तो उसको मंथली या एनुअली पेमेंट करनी पड़ती है, छोटी सी पेमेंट करनी पड़ती है उस असेट्स को यूज़ करने के लिए, ना कि ह्यूज उनको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अब वो रेंट पे ले लेते हैं, लीजी क्या करता है, उस असेट्स को रेंट पे ले लेता है। तो वो जो उसका फंड्स है वो किसी और प्रोडक्टिव पर्पस के लिए वो क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है और ज़्यादा बेनिफिट उस फंड से उठा सकता है। दूसरा एडवांटेज क्या मिल जाता है, टैक्स एडवांटेजेस मिल जाते हैं लीजी को। लीजी को किस तरीके से एडवांटेज मिलता है, लीज पेमेंट कैन बी डिडक्टेड एज अ बिजनेस एक्सपेंस अलाउइंग अ कंपनी टू बेनिफिट फ्रॉम अ टैक्स एडवांटेज। अब लीजी जो रेंट पे कर रहा है, तो रेंट एक तरीके से क्या है, एक्सपेंस है। वो एक्सपेंस क्या करता है, अपने प्रॉफिट में से डिडक्ट करता है। तो एक तरीके से टैक्स एडवांटेजेस जो है वो लीजिंग को मिल जाती है। उसके बाद है चीपर। चीपर किस तरीके से, लीजिंग इज अ फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग दैट इज लेस एक्सपेंसिव देन ऑलमोस्ट ऑल अदर ऑप्शन। लीजिंग का बहुत ही एक अच्छा सोर्स है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। तो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, चीपर सोर्स है, ठीक है, अदर ऑप्शन से। टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट किस तरीके से, रिगार्डिंग द लीजिंग असेट्स द लीजी रिसीव सम फॉर्म ऑफ टेक्निकल सपोर्ट फ्रॉम द लीजर। सपोज करो लीजी क्या करता है, कोई भी असेट्स मार्केट से लेके आता है, परचेज करके आता है, तो उसके पास उतनी टेक्निकल नॉलेज नहीं है कि वो उसको पता हो कि किस तरीके से यूज़ करना है। लेकिन जो लीजर है, जो उस असेट्स को यूज़ कर रहा है या उस असेट्स का ओनरशिप राइट उसके पास है, तो उसको पता होता है कि किस असेट्स को किस तरीके से यूज़ करना है। अगर कोई पर्सन क्या करता है, किसी भी असेट्स को लीज पे लेता है, तो वो टेक्नोलॉजिकल जो सपोर्ट है वो लीजर से ले सकता है। उसके बाद आता है फ्रेंडली टू इन्फ्लेशन। फ्रेंडली टू इन्फ्लेशन यानी कि लीजिंग इज इन्फ्लेशन फ्रेंडली बिकॉज द लीज इज रिक्वायर्ड टू पे अ फिक्स अमाउंट ऑफ रेंट ईच ईयर इवन इफ द असेट्स कॉस्ट राइजेज। यानी कि ये एक अच्छा सोर्स है। इन्फ्लेशन में भी क्या होता है ना कि मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाता है, हो सकता है उस असेट्स की जो है कीमत बढ़ जाए, लेकिन फिर भी क्या करना होता है कि जो लीजी है, जो उस असेट्स को एक्वायर उस असेट्स को रेंट पे ले रहा है, तो उसको एक फिक्स अमाउंट जो है वो मंथली रेंट पे करना पड़ता है। चाहे इन्फ्लेशन आए या डिफ्लेशन आए, उससे उसको फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा है इन्फ्लेशन की सिचुएशन में कि एक फिक्स अमाउंट ही पे रेंट हर साल या मंथली पे करना पड़ता है। उसके बाद आता है ओनरशिप। आफ्टर द प्राइमरी पीरियड हैज़ एक्सपायर आफ्टर द प्राइमरी पीरियड हैज़ एक्सपायर द लीजर ऑफर द लीजी अपॉर्चुनिटी टू परचेज द असेट्स फॉर अ स्मॉल फीस। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि ओनरशिप भी जो है लीजी ले सकता है। मान लो उसने यूज़ करके देख लिया, असेट्स अच्छा था, उसको टेक्निकल सपोर्ट भी मिल गया, टैक्स एडवांटेजेस मिल रहा है। अब वो चाहता है कि ये जो असेट्स है वो मैं परचेज कर लूँ, तो लीजर जो है अपॉर्चुनिटी देता है लीजी को कि वो उस असेट्स को क्या कर सकता है, परचेज भी कर सकता है, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ एडवांटेजेस, कुछ बेनिफिट जो लीजर और लीजी को मिलते हैं अगर वो लीज फाइनेंसिंग के एग्रीमेंट में, कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं तो। लेकिन इनके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, लीजर को क्या डिसएडवांटेजेस है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। लीजर, डिसएडवांटेजेस ऑफ लीज फाइनेंसिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द लीजर। लीजर के पर्सपेक्टिव से क्या डिसएडवांटेजेस है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लीजर को क्या डिसएडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस ऑफ लीज फाइनेंसिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द लीजर। लीजर के पर्सपेक्टिव से क्या डिसएडवांटेजेस है, इन द इवेंट ऑफ द इन्फ्लेशन इट इज़ अनप्रॉफिटेबल। मान लो इन्फ्लेशन इकोनॉमी में आ जाता है, इन्फ्लेशन का मतलब है जब असेट्स के प्राइस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। एवरी ईयर द लीज रिसीव अ फिक्स अमाउंट ऑफ लीज रेंटल which they cannot increase even if the asset cost rises, so it is unprofitable during inflation। इन्फ्लेशन के टाइम पे ये क्या हो जाता है, अनप्रॉफिटेबल हो जाता है, क्योंकि अगर असेट्स के प्राइस भी बढ़ जाते हैं तो वो जो भी
उस असेट्स का जो रेंट है वो बढ़ा नहीं सकते, वो उनको एक फिक्स अमाउंट ही रेंट जो है वो मिलता है हर साल या मंथली। ठीक है, उसके बाद आता है टैक्सेशन ट्वाइस। टैक्सेशन ट्वाइस का मतलब क्या है? इट इज पॉसिबल टू बी चार्ज सेल्स टैक्स ट्वाइस। द फर्स्ट इज व्हेन द असेट इज परचेज एंड द सेकंड इज व्हेन द असेट इज लीज। यानी कि यहाँ पे दो बार टैक्स लगता है। पहला टैक्स जब लगता है जब असेट्स को परचेज किया जाता है। सेकंड जो टैक्स हमें तब देना पड़ता है जब हमारी एक तरीके से क्या हो रही है, इनकम जनरेट हो रही है, क्योंकि जब हमें रेंट मिल रहा है तो एक तरीके से इनकम हो गई और इनकम पे टैक्स देना पड़ रहा है, तो दो बार हमें टैक्स देना पड़ता है असेट्स को परचेज किया जब, और सेकंड कब दिया? जब लीज पे दिया तब। उसके बाद आता है ग्रेटर रिस्क ऑफ असेट्स डैमेज। असेट्स डैमेज होने का ज़्यादा रिस्क है। एज द ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर द लीजी ट्रीट्स द असेट केयरलेसली एंड देयर इज अ ग्रेटर चांस दैट इट विल नॉट बी यूजेबल आफ्टर द प्राइमरी लीज पीरियड एंड्स। यानी कि यहाँ पे ज़्यादा रिस्क है डैमेज होने का असेट, क्योंकि ओनरशिप राइट अभी भी लीजर के पास है। हो सकता है जो लीजी है वो असेट को अच्छे से यूज़ ना करे, उसको ख़राब कर दे, बहुत ही केयरलेस तरीके से उसका यूज़ करे, तो हो सकता है कि वो असेट जो है वो ख़राब हो जाए और एक तरीके से रिस्क जो है वो लीजर को बियर करना पड़ सकता है। उसके बाद जो डिसएडवांटेजेस है लीजी को, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है? फर्स्ट है कंपल्शन। कंपल्शन का मतलब क्या है? फाइनेंस लीज आर नॉन कैंसिलेबल एंड लीजी मस्ट पे लीज रेंटल इवन इफ दे डू नॉट इंटेंड टू यूज द असेट। यानी कि अगर एक बार दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, लीजर और लीजी के बीच में, तो अगर लीजी चाहता है कि मैं उसको यूज़ नहीं करना चाहता है, अब इस असेट्स को यूज़ करना मुझे नहीं है, तो उस एग्रीमेंट को कैंसिल नहीं कर सकता। अगर वो कैंसिल करता है लीजी तो उसको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद है ओनरशिप। यूजलेस अनलेस द लीज decide to purchase the asset at the end of the lease agreement, the leasee will not become the owner of the asset। ठीक है, जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है उन दोनों के बीच में, लीजर और लीजी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, अगर लीजी चाहता है उस असेट्स को खरीदना तो लीजी उस असेट्स को जो है वो खरीद नहीं सकता उस जब तक वो पीरियड एंड नहीं हो जाता। वो लीज पीरियड जब तक एंड नहीं होगा जब तक वो असेट्स को खरीद नहीं पाएगा। उसके बाद आता है कॉस्टली। लीज फाइनेंसिंग इज मोर एक्सपेंसिव देन अदर टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग बिकॉज द लीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ द लीज रेंटल एंड द एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद असेट्स ओनरशिप। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि एक तो रेंट पे करना पड़ रहा है, उसके साथ जो भी और एक्सपेंस जुड़े हुए होते हैं वो भी उसको पे करने पड़ते हैं, तो ये क्या हो जाता है, थोड़ा एक्सपेंसिव यहाँ पे कॉस्टली पड़ जाता है। तो ये थे हमारी आज की वीडियो जहाँ पे हमने पढ़ा कि लीज फाइनेंसिंग के क्या बेनिफिट होते हैं और क्या लिमिटेशन होते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द लीजर एंड द लीजी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।